हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट इज फ्रिक्शन। आज मैं पूरा डिटेल से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है, अप्लाइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। आईआईटी जेई में पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में पूछा था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं बेसिक्स डिस्कशन आज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। सपोज ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, एक सपोज एग्जांपल लो। जैसे एक ब्लॉक है आपके पास, एक स्क्वायर ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, ये ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का सपोज कुछ मास है m इक्वल्स टू 100 kg, मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास दे रखा है 100 kg। एक 100 kg का ब्लॉक है जो जमीन पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक को मुझे खींचना है राइट की तरफ। ध्यान सुनो, मेरे राइट की तरफ कोई फोर्स लगाना है, मुझे फोर्स अप्लाई करना है राइट की तरफ ताकि ये ब्लॉक मूव कर सके। सपोज अगर मैं फोर्स को F इक्वल्स टू, सर बहुत छोटा फोर्स अप्लाई करूं 1 न्यूटन, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? अगर मैं सिर्फ छोटा सा फोर्स लगाता हूं 1 न्यूटन, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, बिकॉज 100 kg है सर, 1 न्यूटन इज वेरी स्मॉल फोर्स, तो 1 न्यूटन फोर्स पे ब्लॉक मूव नहीं करेगा। बट हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि सर किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है, नेट फोर्स लगता है, तो वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। बेसिक फंडा यही है कि नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चीज को समझो यहाँ पे। सर इस सिस्टम पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन, तो अगर सिर्फ फोर्स 1 न्यूटन दिख रहा है, इसका मतलब उस पर क्या होना चाहिए सर? एक्सेलेरेशन आना चाहिए, बिकॉज मास ऑलरेडी गिवन है। सर अगर मास गिवन है, मास गिवन है, तो उस पर क्या आना चाहिए सर? एक्सेलेरेशन आना चाहिए। फोर्स हमारे पास गिवन है 1 न्यूटन, मतलब अगर मास एक्सेलेरेशन जीरो है, ब्लॉक किस में रहेगा? रेस्ट में, मतलब एक्सेलेरेशन उन पे जीरो होना चाहिए। सर एक्सेलेरेशन जीरो कब होगा? सर एक्सेलेरेशन बराबर यहां से निकल के आएगा एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। सर मास तो जीरो हो नहीं सकता, जीरो किसको होना पड़ेगा सर? इसको जीरो होना है, मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा? एफ नेट को। मींस जो नेट फोर्स है उसको जीरो होना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा? ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब इस केस में अगर F1 न्यूटन लगाया है, तो उस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ कोई फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक मूव करना चाहिए। बट सर नहीं, यानी कहीं ना कहीं एक इसमें फोर्स ऐसा आ रहा होगा जो इस फोर्स को अपोज कर रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में हमने 1 न्यूटन अप्लाई किया, तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई 1 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने इस फोर्स को, सपोज मैंने 1 न्यूटन से इसको बढ़ाया 10 न्यूटन, मैंने इसको इंक्रीज करके किया 10 न्यूटन। मैंने इस फोर्स को, जो एफ अप्लाइड फोर्स था, इसको बढ़ा के कितना किया? 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन की जगह अगर मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया सर, थोड़ा सा बढ़ाया, तो क्या होगा? क्या 10 न्यूटन पे ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा। मतलब उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं 10 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। आप फिर से आगे करोगे, सर इस फोर्स को और थोड़ा सा बढ़ाया, सपोज 100 न्यूटन किया, 100 न्यूटन फोर्स किया, तब भी ये ब्लॉक क्या करेगा सर? रेस्ट में रहेगा। मतलब पीछे डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कोई 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा, तभी 100 न्यूटन बैकवर्ड और 100 न्यूटन फॉरवर्ड, नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। मतलब कोई ना कोई फोर्स इस पे जीरो है। ऐसे ही मैं फोर्स बढ़ाते चले जाऊं, बढ़ाते चले जाऊं, सपोज 500 न्यूटन लेके गया, कितना फोर्स? 500 न्यूटन। और मैंने देखा कि ये ब्लॉक 500 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं राइट डायरेक्शन में, उस टाइम पे भी ये ब्लॉक आगे मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 500 न्यूटन राइट की तरफ अब फोर्स लगा रहा हूं और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। दैट मींस कि सर कोई ना कोई 500 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिसकी वजह से ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या है सर? नेट फोर्स जीरो है। मींस अब सुनो, इसी चीज को मैं आगे बढ़ता हूं, समझाता हूं इस चीज को दोबारा से। देखो, सो मैंने ये लिया क्वेश्चन, केस ये था हमारे पास, ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक था, ये ग्राउंड सरफेस था। इस ब्लॉक के ऊपर, ध्यान सुनो, इस ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। सर हम इस फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते 500 न्यूटन पे ले गए, और जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे कोई अपोजिट डायरेक्शन में अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा था। ठीक है सर, दिख तो नहीं रहा मुझे कौन बढ़ा रहा है, ये तो हमें दिख रहा है कि सर ये फोर्स हम बढ़ा रहे हैं 500 न्यूटन। देख रहे हैं कि बैक साइड डायरेक्शन में भी फोर्स क्या हो रहा है सर? 1 न्यूटन से स्टार्ट किया था, 500 तक गए, यहाँ पे भी 1 न्यूटन से कोई अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा था और 500 न्यूटन तक आ गया। इसके बाद सर अगर मैंने और फोर्स बढ़ाया, सपोज किसी टाइम पे मैंने 501 न्यूटन किया, फिर देखा ये ब्लॉक धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर गया, किस फोर्स पे? 501 पे। मतलब सर 500 के बाद अब मैं आगे फोर्स अप्लाई किया 501, तो ये ब्लॉक क्या कर गया? मूव कर गया। मतलब यहाँ जो पीछे कोई इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, ये फोर्स क्या था सर? 500 न्यूटन था। इसके बाद वो रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। अब ध्यान सुनिएगा इस चीज को, इस चीज को ऐसे समझते हैं, इस चीज को ऐसे समझो कि हमारे पास ये ब्लॉक है। फिर से समझो इस चीज को, सर एक ब्लॉक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं राइट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? कोई ना कोई एक रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। इस चीज को मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के क्लास में समझाने की कोशिश की थी कि सर किसी भी बॉडी पे जब हम बात करते हैं
जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, ध्यान से सुनो फिर से इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, एक ये ग्राउंड सरफेस और ये ब्लॉक का सरफेस, दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे और ये रफ सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा? रफ सरफेस। कैसा सरफेस? अगर रफ सरफेस होगा तो इसके बीच में हमेशा दो फोर्स आएंगे, दो रिएक्शन फोर्स आएंगे। एक आएगा इस कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस कॉन्टेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और एक इस टेंजेंशियल सरफेस के पैरेलल आएगा, जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। दो फोर्स हमारे पास निकल के आता है बेटा, एक होता है टेंजेंशियल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स। जो फोर्स टेंजेंस इस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, जो आप पे जहां पे कॉन्टेक्टिंग सरफेस है उसके पैरेलल जाएगा, उस सरफेस उस फोर्स को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। और इसी टेंजेंशियल फोर्स को हम बोल देते हैं क्या? फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। चलो ये बात तो समझ आ गई सर। अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आप फोर्स लगाओगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर रफ सरफेस होगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, जो क्या करेगा? आपके इस मोशन को, जो राइटवर्ड मोशन, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, या जस्ट टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन। जो भी आपका रिलेटिव मोशन होगा उसको अपोजिट करने की कोशिश करेगा कौन? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है सर, क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करता हूं। ध्यान से देखो, मान लेते हैं फिर से, देखो इस चीज को। सर ये हमारे पास ब्लॉक है, सर ये ब्लॉक है हमारे पास, एक सेकेंड इसको यहां देखो। सर ये ब्लॉक है और ये ग्राउंड सरफेस है। सर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ, अगर रफ सरफेस था तो। मतलब इसके बीच में कहीं ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला बैठा हुआ है। इस चीज को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं। जो मैंने यहाँ सर्कल लिया है, इस चीज को मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। किससे जूम करूंगा तो किस तरह का सीन आएगा वो देखो। उसी छोटे से पोर्शन को सर कुछ ऐसा नजर आएगा मेरे को, जो सरफेसेस हैं वो ऐसे नजर आएंगे। ध्यान से देखो, वो सरफेसेस कुछ ऐसे नजर आ रहे होंगे। अगर मैं देखूंगा, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा करके। सर जो दो सरफेसेस हैं, मैं उसी को सर्कल को दिखाया हूं मैंने, जो वहां पे सर्कल छोटा सा ड्रॉ किया उसी को मैंने इतना बड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश की। अब समझो सर, ये ऊपर वाला सरफेस है, हमारे ब्लॉक का सरफेस है ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाले ब्लॉक का सरफेस है, ये वाला नीचे वाला सरफेस है। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक को, अब देखो ध्यान से, ऊपर वाले ब्लॉक को राइट की तरफ अगर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? जो नेक्स्ट पोजीशन होगी, जो नेक्स्ट पोजीशन होगी ऊपर वाले ब्लॉक की, वो कहां होगी? ध्यान से देखो सर, मैं हल्का सा फोर्स लगाया तो आगे ब्लॉक जाएगा, कुछ इस तरह की पोजीशन होगी। ध्यान से देखो, कुछ इस तरह की पोजीशन होगी। सर यानी क्या हुआ पोजीशन में, वो देखो ध्यान से। सर जो पोजीशन है देखो, यहाँ पे कांटेक्ट आया, ऐसे ये जब यहाँ पे कांटेक्ट आएगा तो ये वाली पोजीशन ऐसे आएगा। फिर से मैं व्हाइट वाले के ऊपर चला रहा हूँ, ध्यान से देखो, पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कांटेक्ट आया होगा, यहाँ कांटेक्ट फोर्स आया, यहाँ पे कांटेक्ट आया, यहाँ पे कांटेक्ट आया। जहां जहां कांटेक्ट आ रहा है वहां देखो ध्यान से। सर इस कांटेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहाँ भी कांटेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इस कांटेक्ट पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जिसको हम रिजल्टेंट या रिएक्शन आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर जितने भी कांटेक्ट पॉइंट होंगे, मतलब ये पीक दिख रहे हैं, वैलीज दिख रहे हैं, मतलब इस तरह से जिगजैग जो पोर्शन है, ये जो जिगजैग पोर्शन है, उसमें ये पीक है नीचे वाले का, और ऊपर वाले का क्या है सर? वैली है। ऐसे ये पीक है, ऊपर वाले के हिसाब से देखा जाए तो पीक है, ये वाला पॉइंट पीक पॉइंट कहलाएगा, और नीचे वाले के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये वाला पीक कहलाएगा। नीचे वाले के लिए वैली, ऊपर वाले के लिए वैली। ध्यान सुनो, जब मैं इस वाले ब्लॉक को इधर स्लाइड कर रहा हूं तो ये पोजीशन कहां जा रही है? सर ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट यहाँ पे आ जा रहा है, जो ये वाला पॉइंट था वो यहाँ पे आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा इस तरह से। इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक वर्टिकल कंपोनेंट, हर एक नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल रिएक्शन। ऐसे इस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सर हर एक नॉर्मल रिएक्शन के जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रिजल्टेंट को, जो ये कंपोनेंट है, इस वाले रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनके नेट रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ गई? मतलब जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे तो जो उनके पीक्स, जैसे ये मेरे फिंगर्स है, इनके पीक्स एंड वैलीज के बीच में ऐसे जब रब करूंगा तो दिख रहा है दोनों फिंगर्स फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे फोर्स करूंगा तो क्या होगा? रुक रहे हैं। तो ऐसे ये पीक्स एंड वैलीज रहते हैं। मतलब जब भी आप सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उनके बीच में ढेर सारे पीक्स एंड वैलीज नजर आते हैं। आप मोबाइल की स्क्रीन भी इतनी स्मूथ नजर आती है, वो उतनी स्मूथ नहीं होती है। अब समझो इस चीज को, अब इसको ऐसे समझो। सर हमने बात की फ्रिक्शन फोर्स की।
सर फ्रिक्शन फोर्स किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस। रफनेस की डायरेक्टली मैं बात करूं, जो भी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट हैं कॉन्टेक्टिंग सरफेस के बीच में, यहाँ पे इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी कॉन्टेक्टिंग सरफेस में, उन इरेगुलरिटी की वजह से क्या होगा सर? फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। सर मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? 1 न्यूटन। मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा 10 न्यूटन। ध्यान से सुनते चलो। मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसको कोई रेसिस्ट कर रहा होगा 100 न्यूटन से। मैंने इसको अगर 1500 न्यूटन लगाया, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ 500 न्यूटन का, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी इसको कितना फोर्स लग रहा है? 500 न्यूटन। लेकिन जैसे मैंने 500 से ऊपर किया, मतलब 500.000 को हल्का सा भी मैंने फोर्स बढ़ाया 500 समथिंग, वैसी ब्लॉक क्या कर देगा? ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब फ्रिक्शन की जो अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्ट करने की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उसी मैक्सिमम कैपेसिटी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से सुनो बेटा, जो भी हमने फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा था? फ्रिक्शन फोर्स अपने आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहा था। मतलब ऐसे समझ में आ रहा होगा कि सर मैं फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं और कोई ना कोई ऐसी चीज यहां बैठी हुई है जो फोर्स को इंक्रीज करती है, सेल्फ एडजस्टिंग फिनोमेना। इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फिनोमेना। मतलब फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फिनोमेना। जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करोगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू बढ़ाएगी, और बढ़ाते बढ़ाते कहां तक जाएगा? उसकी एक लिमिट होगी, उस लिमिट के बाद फ्रिक्शन लगेगा, बट लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे थोड़ा सा कम लगेगा। क्यों लगेगा उसका रीजन अभी समझाता हूं मैं। चलो देखो ध्यान से। सर यानी ये समझ में आ गया, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ध्यान सुनो, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर? सर नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। कैसे? वो देखो सर, जैसे ब्लॉक है, जैसे देखो ये ब्लॉक है, मतलब जब भी यहाँ पे पीक्स एंड वैलीज होंगे तो सभी के एक नॉर्मल रिएक्शंस होंगे। सर जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही उसके ज्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे, उतने ही ज्यादा क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वैल्यू होगी। तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वैल्यूज को, जितने भी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं उन्हीं के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को मैंने समेशन करके क्या बता दिया? सर यही हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। मतलब जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। मतलब एक चीज यहां से समझ में आ जाती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एन के। एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये ब्लॉक है, ग्राउंड पे इसका mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये ग्राउंड को नीचे से एक पुश करेगा जिसको ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, दैट इज एन। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के साथ में। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ध्यान सुनो, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस कंडीशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस कंडीशन। इस सरफेस कंडीशन को हम एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस सरफेस कंडीशन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू कहलाता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस म्यू कम्स टू बी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, दैट इज म्यू। ये डिपेंड्स करता है सरफेस की प्रॉपर्टीज पे। इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस प्रॉपर्टीज। सरफेस जो आपके पास किस तरह का टाइप ऑफ सरफेस पे। सरफेस रफ होगा तो म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, स्मूथ होगा तो म्यू की वैल्यू कम होगी। सर सरफेस के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है उस पर डिपेंड करेगा। जो सरफेस मैन्युफैक्चर हुआ है वो किस तरह से मैन्युफैक्चर हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सरफेस, जितना ज्यादा सरफेस आपका, जितना ज्यादा सरफेस आपका रफ होगा, जितना ज्यादा रफ होगा उतना ही म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इन दोनों चीजों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो हो जाएगा दैट इज म्यू इंटू एन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है इसको लिखते हैं म्यू इंटू एन। सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज म्यू इंटू एन। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको ना एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा। सबसे पहले सर म्यू इंटू एन तो बात समझ में आ गई, अब म्यू के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ। सर म्यू ना हम दो तरीके से देखते हैं, एक होता है म्यू एस और एक होता है म्यू के। म्यू एस बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान से सुनो सर, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है वो बता देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन है कि जब आपका ऑब्जेक्ट, जब आप फोर्स लगा रहे हो किसी ब्लॉक पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब ब्लॉक किस पोजीशन में है? रेस्ट की पोजीशन में है। रेस्ट के टाइम पे जो फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन।
उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा, जब मोशन में आएगा, काइनेटिक का मतलब क्या है, मोशन, जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होगा उस टाइम पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसको बोलते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ध्यान सुनना सर, जैसे हमने बात की म्यू एस और म्यू के की, ध्यान सुनो, जो पीक्स एंड वैलीज होते हैं, जो पीक्स एंड वैलीज होते हैं, जब ऑब्जेक्ट हम स्लाइड कर रहे हैं, ध्यान सुनो, हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं राइट की तरफ, तो ये यहाँ पे अपोज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो पीक्स हैं इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ब्रेक होगी, जो स्ट्रेंथ होगी इन पीक्स एंड वैलीज को ब्रेक होगी। जैसे ही स्ट्रेंथ ब्रेक होगी इस ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव करा सकते हैं, मतलब जब इनकी जो रफनेस है वो ब्रेक हो जाएगी तो ब्लॉक थोड़ा आसानी से मूव करेगा, मतलब जो रेसिस्टेंस फोर्स है वो थोड़ा सा कम होगा, मतलब जो काइनेटिक के केस में, आपके मोशन के केस में जो काइनेटिक कोफिशिएंट होगा वो थोड़ा सा रिलीज होगा, कम होगा। तो इसीलिए जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है किससे, म्यू के से, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस बेसिस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि सर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। अगर किसी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू नहीं गिवन है और सिर्फ एक वैल्यू गिवन है तो आप म्यू एस और म्यू के की वैल्यू को सेम ले सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ म्यू की वैल्यू किसी क्वेश्चन में अगर गिवन है सिंगल एक वैल्यू, तो आप म्यू एस हो या म्यू के हो दोनों को एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। अगर दे रखा हो म्यू की वैल्यू, मान लो किसी क्वेश्चन में 0.25 और 0.26 दे रखा है, तो जो लार्जर वैल्यू होगी वो म्यू एस कहलाएगी, जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो म्यू के कहलाएगी। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आ जाते हैं आगे थोड़ा सा। चलो चलो, ये बात हो गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की। अब सुनो सर, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू है उसी को बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू हमेशा होती है एफ लिमिटिंग, जो हमारे पास आता है दैट इज म्यू एस इंटू एन। ये क्वेश्चन आता है तो कभी भी क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन का, ध्यान सुनो, जब भी क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन से रिलेटेड, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है दैट इज म्यू एस इंटू एन। आपको एक बार फ्रिक्शन की लिमिट पता चल गई कि अगर आपका फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू से जो अप्लाइड फोर्स है, सॉरी जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, तभी आप जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। भाई लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट मैक्सिमम वैल्यू है, ऑब्जेक्ट कब तक स्टेशनरी रहेगा, जब तक आपका फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन को क्रॉस ना कर जाए। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले जस्ट फाइंड आउट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक क्वेश्चन करते हैं किस तरह से आता है क्वेश्चन, वो देखो। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आपके पास एक ब्लॉक है, सपोज यू हैव ए ब्लॉक ऑफ मास 100 kg, 100 kg का मास का ब्लॉक है और जी ले लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और इस ब्लॉक को मैं 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके, और सपोज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, सपोज 500 न्यूटन, 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके मैं इसको ब्लॉक को खींचने की कोशिश कर रहा हूं। और सपोज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लगा हुआ है, दैट इज म्यू की वैल्यू दे दी 0.6, थोड़ी ज्यादा वैल्यू है बट कोई दिक्कत नहीं। सपोज म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.6, ये है म्यू एस, और म्यू के दे रखा है 0.5, कितना है 0.5। तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान से सुनो, जब भी हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए, सर इस बॉडी का हमें एफबीडी चाहिए होगा, तो एफबीडी के लिए क्या है, सर इस ब्लॉक को, ध्यान से देखो, इस ब्लॉक का हम एफबीडी बनाएंगे, ये ब्लॉक रहा, ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस, सर इस ब्लॉक पे ये 500 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, साथ में इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा डब्ल्यू, दैट इज एम इंटू जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा तो समेशन एफ वाई यूज करोगे, समेशन एफ वाई यूज करोगे क्या मिलेगा, एन इक्वल्स टू एम जी, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू यूज करोगे तो एन इक्वल्स टू एम जी। तो एन हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 100 इंटू 10 दैट इज 1000 न्यूटन, कितना आ जाएगा 1000। हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ चुका है। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है, म्यू एस इंटू एन, ये हमारे पास क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन।
सर एफ लिमिटिंग जब निकालोगे तो ये हमारे पास आएगा 0.6 इंटू एन कितना है 1000, मतलब 600 न्यूटन। सर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जितना फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा सकता है वो 600 न्यूटन है, बट आपने कितना अप्लाई किया है सर 500 न्यूटन। कितना अप्लाई किया है 500 न्यूटन। यहाँ पे दिख रहा है कि सर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे, एफ अप्लाइड से, जो आपने अप्लाई फोर्स किया उससे ज्यादा है। मतलब फ्रिक्शन अभी और लगा सकता है वैल्यू कि जितना आपने, जैसे मैंने बोला था 1 न्यूटन 2 न्यूटन, ऐसे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितना अपोज कर सकता है 600 न्यूटन। आपने कितना अप्लाई किया 500 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक मोशन में होगा, नहीं होगा। क्यों, कि सर आपने 500 अप्लाई किया, फ्रिक्शन कितना अपोज कर सकता है 600 न्यूटन तक, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 600 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन 600 न्यूटन तक आपको रोक के रख सकता है। मतलब अभी आपने सिर्फ 500 अप्लाई किया, 510 करो, 520 करो, 599 करो, जब 600 पे पहुंचोगे तब ये बराबर होगा। जैसे ही 600 से आगे करोगे तो ये ब्लॉक मोशन में आएगा, मतलब अभी ब्लॉक किस में होगा, रेस्ट में। जब ये कंडीशन होती है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है हमारा कम होता है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो किसके बराबर आ जाता है, अप्लाइड फोर्स के। किसके बराबर, अप्लाइड फोर्स के। दैट इज द आंसर इज 500 न्यूटन। क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी टॉपिक पे, देखो ध्यान से एक क्वेश्चन और। मान लेते हैं एक ब्लॉक है फिर से, अब इंक्लाइन सरफेस पे कोई ब्लॉक है, मान लो ये इंक्लाइन सरफेस है, दिस एंगल इज सपोज 45 डिग्री, this angle is 45 degree and there is a block of mass 10 kg, mass of 10 kg। ये एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं, सपोज म्यू इक्वल्स टू 0.4, म्यू एस 0.4 एंड म्यू के इज 0.35, 0.35, म्यू इज के इक्वल्स टू 0.35। सबसे पहले क्या करना है, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है। सर एफबीडी के लिए सबसे सिंपल फंडा, जो इंक्लाइन सरफेस उसको बनाओ, ब्लॉक को रखो यहाँ पे, जिस तरह का ब्लॉक है उसको रखो यहाँ पे। ब्लॉक बनाया, थोड़ा सा बड़ा बन गया, चलो इसको छोटा कर लेते हैं। देखो सर ब्लॉक जो है हमारे पास, एक सेकेंड, जो ब्लॉक है उसको ले लेते हैं। सर ब्लॉक बनाएंगे, हमारे पास ये ब्लॉक है। अब ध्यान से, ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस, सबसे पहले इस पे लगने वाला एक mg वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, mg वेट डाउन करेगा, mg हमारे पास 10 है। सर ये एंगल अगर थीटा है 45 है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल भी कितना होगा 45 होगा, जस्ट सिमेट्री, बेसिक सिमेट्री। ये 45 एंगल है, तो अब ध्यान सुनो, एंगल दिखा देता हूं, ये 45 है, ये 90 होगा, तो ये एंगल 45, ये 45, तो ये पूरा एंगल कितना है सर, ये पूरा 90 है, जिसमें से ये एंगल कितना है, ध्यान सुनो, ये एंगल 45 है, मतलब ये एंगल 45 है भाई, ये एंगल और ये एंगल सेम ही तो है, ये 45, तो ये बचा हुआ कितना होगा 45। अच्छा, इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट कौन कौन से सर, एक mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin 45 और एक mg cos 45, mg cos 45, दो एंगल्स होंगे mg sin 45, mg cos 45। साथ में इस ब्लॉक के ऊपर सर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, साथ में इस डायरेक्शन में अगर ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की तो इस पे कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। मुझे चेक करना है कि क्या ब्लॉक की नीचे आ रहा होगा या रुका होगा, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान सुनो, सबसे बात करते हैं, सिर्फ सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग की बात करेंगे। एफ लिमिटिंग क्या होगा सर, एफ लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू एन। सर एन निकालना होगा तो एन के लिए क्या होगा सर, क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन होगा, जो ब्लॉक के इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन होगा, नहीं होगा। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, मतलब mg cos 45 को कौन बैलेंस करा होगा, n। तो यहां से तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सर, mg जो हमारे पास आएगा दैट इज n इक्वल्स टू mg cos 45, mg cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो mg बाय √2 हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया, mg बाय √2। सर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.4 इंटू m हमारे पास 10 इंटू जी 10 डिवाइड बाय √2, √2। चल इसको √2 को मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख लेता हूं 1.4, दैट इज 1.4 अप्रॉक्स, 1.41 समथिंग होता है, मैं इसको 1.4 ले रहा हूँ। पॉइंट से पॉइंट गया, आपके पास आ जाएगा 4/14, 2/7, तो ये आ जाएगा 2/7, मतलब 200/7। 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, 7 2 14, 6 7 8 56, 40 बचेगा, डेसिमल 7 5 35, 7 7
49, तो 28.57 न्यूटन, मतलब अप्रोक्सीमेटली 28 और 29 न्यूटन आ रहा होगा। मैंने रफली कैलकुलेशन की है, ये आपके पास 28.57 न्यूटन आ रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इतनी होगी। अच्छा, इस ब्लॉक को नीचे ले जाने की टेंडेंसी कौन कर रहा है? सर mg sin 45। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। सर mg sin 45 कितना होगा? 10 इंटू 10 इंटू 1/√2। 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? सर इसको निकाल लेते हैं। 100 डिवाइड बाय 1.4। सर 1.4 से डिवाइड करो कितना आएगा? √2 से डिवाइड करो। सर इसको √2 से डिवाइड करोगे, सर डेसिमल ले लेते हैं 100 और ये 14, तो 14 से डिवाइड करो कितना आएगा? 14 7 जा 14 7 जा 98, तो ये आएगा 70 पॉइंट समथिंग, 70 पॉइंट समथिंग न्यूटन। मींस जो आपका मोशन वाला फोर्स है वो कितना है? सर 70 समथिंग है। 70 समथिंग मतलब 100/14, या इस वैल्यू को याद रखना 100/√2। 100/√2 यहाँ पे कितना है सर? 200, इसको भी लिख सकते हैं 400 बाय कितना आ जाएगा? 0.4, 40 डिवाइड बाय √2, ये है 100/√2। ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है। जब नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा है, ब्लॉक किस कंडीशन में होगा? मोशन की टेंडेंसी में होगा। किस में होगा? मोशन की टेंडेंसी में। और जब मोशन की टेंडेंसी में होगा तो आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो किसके बराबर हो जाता है? दैट इज एफ, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? सर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 0.35, दैट इज म्यू इंटू एन, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.35 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है हमारे पास? सर mg/√2, मतलब 100/√2। इसको आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और कौन सी वैल्यू? सर काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा? सर मोशन में होगा। क्यों? सर ऑब्जेक्ट पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है वो 28.57 आ रही है, बट जो इस पे लग रहा है नीचे वाला फोर्स वो कितना लग रहा है? 70 के अप्रॉक्स, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ब्लॉक नीचे मूव करने की टेंडेंसी में होगा। क्लियर है? तो आई होप कि अभी तक जो मैंने इस टॉपिक में डिस्कस किया है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी बात समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।